बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस इन टेक्स्ट बुक बोर्ड 9th केमिस्ट्री, हैदराबाद बोर्ड, मॉडल पेपर पार्ट 2 केमिस्ट्री का। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना, ठीक है। तो ये सेक्शन भी आ गया, मॉडल पेपर हैदराबाद वालों ने दिया। मुझे अंदाज़ा है कि मॉडल पेपर को लेके काफ़ी बच्चे जो है वो परेशान हैं। मौजूदा अभी जो कुछ भी इन्होंने किया वो काबिल मज़म्मत है। अफसोस हुआ उसको देख के कि इन्होंने पेपर जो बनाया, और जो पेपर बनाने वाले अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनको क्या कह सकता हूँ, बस कि वो हज़ारों लाखों बच्चों को जो है ना वो किस जहनी अजियत से दो चार कर रहे हैं। उनको अंदाज़ा नहीं है इस बात का कि उनकी थोड़ी सी गफलत की वजह से ये मासूम जहन जो है ना वो कितनी अजियत का शिकार हैं इस वक्त। कि ये बात आपको भी पता थी, ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरी दुनिया में रहते हैं, यहीं रहते हैं, आपके भी बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, सबको पता है मॉडल पेपर को फॉलो किया जा रहा है। चलें आप मॉडल पेपर के मुताबिक थोड़ा सा रखते नहीं रखते, चले मान लेते हैं मॉडल पेपर तो मॉडल ही है, नमूना है एक, ठीक है, मान लिया आपकी बात। कम से कम पेपर को आप रिड्यूस के मुताबिक तो रखते हैं ना। आपने ऐसे क्वेश्चन भी दे दिए जो रिड्यूस सिलेबस में है ही नहीं, ऐसे एमसीक्यूज दे दिए जो रिड्यूस सिलेबस में है ही नहीं। मैट्रिक का पेपर देख के मुझे तो पसीना आ गया, मैंने बोला ये क्या किया। तो अगर आप सुन रहे हैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि आपके भी तो बच्चे होंगे, उन्हीं का सोच लीजिए। उसी तरह दूसरे भी तो बच्चे हैं, रात दिन जो मेहनत कर रहे हैं, बच्चियाँ हैं। तो अगर ये मुझे सुन रहे हैं तो बस क्या बोलूँ, अल्फाज नहीं है। कोशिश करें कि अब जो 9th का पेपर आप लोग देने जा रहे हैं वो मेहरबानी करके रिड्यूस के मुताबिक रख दीजिएगा, क्योंकि अभी भी, और ये मॉडल पेपर बनाने का मकसद ये है कि मॉडल पेपर के मुताबिक चला जाए। अभी भी इसको अथॉरिटी के तौर पे लेके चलते हैं सारे बच्चे। जैसे गैस पेपर है, इस वक्त गैस पेपर्स तो नहीं है लेकिन मॉडल पेपर्स आप लोगों ने दिए हैं, तो उसको उसके मुताबिक तो पेपर बनाइए ना यार, ताकि बच्चे इधर उधर तो ना भटकें। एक गैर यकीनी सी कैफियत से दो चार बहरहाल बोल सकते हैं हम, उसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते। चलें चलते हैं। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो है वो डिफाइन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन विद एग्जांपल्स। इसमें आपको, एक तो मैं बार बार कहता हूँ कि लॉज और डेफिनेशंस के साथ छेड़छाड़ ना करें। मैं कहता हूँ कि रटना नहीं है, समझना है, बिल्कुल सही, लेकिन डेफिनेशंस को रट लिया करें, लॉज को रट लिया करें। एक एक वर्ड उसमें बड़ा कैलकुलेटेड होता है, उसमें आप रद्दो बदल नहीं कर सकते। एक्सप्लेनेशन जो है वो भले आप अपनी वर्डिंग की लिख दें, कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन लॉज और थ्योरीज हैं और डेफिनेशंस अगर आपने इनसे छेड़छाड़ की ना तो वो नुकसानदेह है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि एक एक वर्ड बड़ा कैलकुलेटेड होता है। बड़े मंझे हुए लोग, साइंटिस्ट जो हैं, उनके लिखे हुए अल्फाज होते हैं। एक लफ्ज़ आगे से पीछे हो जाता है तो वो पूरा मफहूम बदल जाता है, उस लॉ का, उस स्टेटमेंट का, उस थ्योरी का, उस थ्योरम का, उस एक्सियम का, उस पोस्टुलेट का मफहूम बदल जाता है। आपको इसका ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। तो डेफिनेशंस और लॉज वगैरह, थ्योरम्स, एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स जैसे लिखे हों एज इट इज़ उनको रट लिया करें। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देना है और उसकी एग्जांपल्स भी देनी है। उसने खास तौर पे ये भी कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है एक्सप्लेन मेन पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसके मेन पॉइंट्स यहाँ पे लिख दीजिए। बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को लेके। रदरफोर्ड ने भाईजान एक सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, बहुत ज़्यादा। 1897 में जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली थी जे थॉमसन साहब ने, 1897 में पहला सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया था, कॉन्फिडेंटली हो गया था, कंफर्म्ड हो गया था। उसके बाद के साल जो थे 1898, 99, 1900 और 1911 तक बहुत ज़्यादा काम हुआ इस चीज़ के ऊपर कि एटम का स्ट्रक्चर जो है, ये साल एटम के स्ट्रक्चर के हवाले से। एटम के स्ट्रक्चर की बात बोलें तो जब भी एटम के स्ट्रक्चर की बात आए ना तो इसका आसान सा मतलब ये है कि एटम जो है
वो किन पार्टिकल्स से मिलके बना है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनके नाम क्या हैं, एक का तो पता लग गया था जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्या दूसरे भी पार्टिकल हैं उनका खोज करना है, प्लस ये कि वो पार्टिकल्स जो हैं वो कहाँ मौजूद हैं एक एटम के अंदर, उनकी लोकेशन और उनकी मौजूदगी, ये सब मालूमात करने का दूसरा नाम ये है कि आप एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो साल थे ना, इसमें लॉर्ड रदरफोर्ड ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी इसी चीज़ के ऊपर, और उसने एक बड़ा मशहूर ज़माना जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसने जो है वो गोल्ड मेटल फॉइल के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स को मारा था। वो एक्सपेरिमेंट की तफसीलात यहाँ पर मौजूद हैं, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मौजूद है आंसर के अंदर, वो बच्चे लिख रहे हैं। और उसके बाद जो है वो फाइनली उसने अपने इस एक्सपेरिमेंट से जो नतीजा निकाला, अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, अपने इस एक्सपेरिमेंट से जो उसने नतीजा निकाला उसी को हम कहते हैं लॉर्ड का, क्या है हमारे पास, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। उसने जो कंक्लूजन निकाला अपने इन एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर, उसने जो अपना अंदाज़ा कायम किया कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि बीच में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, और इसी के टाइम उसने, लॉर्ड रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी की एटम के अंदर, पॉजिटिव न्यूक्लियस की। न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, याद रहे, न्यूट्रॉन जो है वो 20-22 साल बाद जाके डिस्कवर हुआ था, 1932 में। तो ये जो है वो लॉर्ड रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, पॉजिटिव न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। उसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी लॉर्ड रदरफोर्ड ने ही 1917 में की थी, और फाइनली उसको क्लेम किया था 1920 में। ये तफसीलात हैं। बहरहाल आपको ये डिटेल बताने का मकसद सिर्फ ये है कि सोचें ज़रा, उसने जो बच्चे क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट लिख रहे हैं। एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना बोला उसने भाई, उसने एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना बोला, उसने आपसे बोला रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल लिख दीजिए। यानी कि उसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके नतीजे में जो उसने बातें बोली कि एटम का स्ट्रक्चर मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये सारी तफसीलात जो उसने एटम के हवाले से की, यही तो उसका क्या था, यही तो उसका एटॉमिक मॉडल था। उसी के पॉइंट्स आपने यहाँ पे लिखने हैं। तो बराए मेहरबानी आप ये मत कीजिएगा कि वहाँ पर आप जो है उसका एक्सपेरिमेंट भी लिख रहे हैं और दूसरी तफसीलात भी दे रहे हैं। नो नो, ये कुछ नहीं करना। ये तफसीलात अगर यही क्वेश्चन सेक्शन सी में आ जाता है तो आप वहाँ पर दे दें ये तफसीलात। सेक्शन सी में ज़रूरत है 5-5, 6-6, 4-4 पेजेस हमें फिल करने होते हैं, लेकिन ये सेक्शन बी है, ये शॉर्ट सेक्शन है, शॉर्ट आंसर्स लिखने होते हैं आपका। अगर यहाँ आप 6 पेजेस का कसीदा लिख देंगे ना पूरा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, नंबर वही हैं। तो ज़रा क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, व्हाट इज़ ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या है, ये तफसीलात बता दीजिए। ये चैप्टर नंबर 6 से है, आई थिंक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, या मैटर के हवाले से जो चैप्टर है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सप्लेन कोवलेंट बॉन्ड विद इट्स टाइप्स। कोवलेंट बॉन्ड को उसने बोला है कि बता दीजिए और उसकी टाइप्स को बता दीजिए। कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी है, डबल कोवलेंट बॉन्ड भी है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी है जिसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, और कोआयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। ये सारी हमारे पास है। अब इतनी डिटेल आपने जो याद कर रखी है, अब क्या वो सब लिखेंगे यहाँ पर? नहीं भाई, ऐसे नहीं मत कीजिएगा। दोबारा ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेसिकली, ये सेक्शन सी का है जो उन्होंने बी में दिया हुआ है। सेक्शन सी का कोई बी में आ जाता है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ आपने 1.5 पेज तक मटेरियल वहाँ पर दे देना है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चीदा बातें जो आपको याद है, वो 6 पेजेस का आपने आंसर याद कर रखा है, 4 पेजेस का आंसर याद कर रहा है, उसमें ख़ास चीज़ें, ये एक स्टूडेंट का कमाल है, उसको आना चाहिए कि ज़रूरत की चीज़ें ले उसमें से, उस बड़े से आंसर में से जो उसने याद कर रखी हैं, और बोर्ड की कॉपी का 1.5 पेज बस बना दे, काफ़ी है। 1.5 पेज बहुत है, आपके पास वक्त नहीं है इतना, काफ़ी है। जैसे कि यहाँ पर टाइप्स लिखनी है तो आप कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन दीजिए, उसके बाद आप सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ये थोड़ी सी तफसीलात ही बताएंगे, 1.5 पेज हो जाएगा, इनफ। बस आगे डिटेल में नहीं जाना, उसका फ़ायदा नहीं है। उसके बाद उसने बोला डेफिनेशन ऑफ मेटल की डेफिनेशन बताइए, नॉन मेटल की डेफिनेशन बताइए, मेटलॉइड की डेफिनेशन बताइए। अब यहाँ पर बच्चे डेफिनेशन तो लिख देंगे लेकिन एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे। उसने भाई एग्जाम्पल भी तो मांगी है, उसने कहा विद एग्जाम्पल्स, जो वो कह रहा है आप ऐसे ही कीजिए। डेफिनेशन भी देनी है, साथ में एग्जाम्पल भी देनी है, हेडिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा दें, उससे आपकी जो है वो कॉपी खूबसूरत होती है और मार्क्स आपके अच्छे हो जाते हैं। और
उसके बाद हमारे पास जो है वो अभी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कौन सी? हाँ, ये प्रॉब्लम है हमारे पास पीएच वाली। इसके ऊपर मैं बना चुका हूँ, लेकिन ये मॉडल पेपर में आई है, तो अब देख लीजिए ज़रा, साथ साथ मेरे साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। क्या है इसके अंदर? वो बोल रहा है पीएच बता दीजिए। पीएच आपसे पूछ रहा है। किसका पीएच पूछ रहा है? उसने आपको मोलर कंसंट्रेशन दी है, ठीक है। इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इस तरह से जी ये डेटा बन रहा है, इसका ज़रा ध्यान रहे, डेटा, ठीक है। पीएच उसने बोला है बता दीजिए। मोलर कंसंट्रेशन उसने आपको दी है 0.001 कैपिटल एम। किसकी दी है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, HCl की। सोल्यूशन की तरफ चलें आप, फॉर्मूला लगाइए। क्या है? पीएच जो है वो किसके बराबर है? माइनस लॉग, और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन स्मॉल ब्रैकेट में नहीं आएगा, याद रहे, स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आप रखें उससे पहले आप क्या करें, ये जो आपको डेसिमल नंबर नज़र आ रहा है इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लीजिए। पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करा के, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻³ लेफ़्ट से राइट की तरफ गया है। 3 डिजिट इसने क्रॉस किए। अगर आपकी बेसिक्स अच्छी नहीं है मैथमेटिक्स की, तो पूरी प्लेलिस्ट मैंने आपके 9 मैट्रिक के बच्चों के लिए बनाई है कि वो अपनी पहले मैथमेटिक्स की बेसिक्स से स्ट्रॉन्ग कर लें। तो वो आप देखें, उसके अंदर आपको तफसीलात मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें मैंने सिखाई हैं उसके अंदर, पूरी प्लेलिस्ट है। अच्छा, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव किया है, तो ये 1 × 10⁻³ हो गया। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 10⁻³ कोई मसले की बात नहीं है, एक ही बात है। अंडरस्टूड है कि इंटू और 1 जो है यहाँ पर मौजूद है लेकिन छुपा हुआ है, लेकिन आप इसको लेंगे यहाँ पर ताकि टेंशन क्रिएट नहीं हो। pH = माइनस लॉग, इसके अंदर क्या आ जाएगा? 1 × 10⁻³ माइनस के साइन को बाहर छोड़ दीजिए और लॉग को अंदर ले जाइए। लेकिन लॉग को अंदर ले जाने से पहले ज़रा लॉग के लॉज को याद कर लीजिए। लॉग के लॉज को भी ज़रा आप याद कर लीजिए। कौन से लॉज हैं लॉग के? 3 लॉ है, इनके ऊपर डिटेल्ड वीडियोस में बना चुका हूँ। पहला लॉ है लॉग AB, ये मल्टीप्लाई वाला लॉग है, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। AB दोनों मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है। इसी तरह यहाँ पर AB जो है वो डिवाइड वाली फॉर्म में होंगे, यहाँ पर ये माइनस में आ जाएंगे, log A माइनस log B। उसके बाद ये तीसरा लॉ जो है वो पावर वाला लॉ है, log A, इसके ऊपर छोटी सी पावर B की आ गई, ये इक्वल के बाद दूसरी साइड पे ये छोटी सी पावर B की बड़ी होके यहाँ आ जाएगी और ये हो जाएगा log A। तीनों लॉ मैंने लिख दिए, पहला लॉ और तीसरा लॉ। यहाँ पर इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी पीएच की प्रॉब्लम। सेकंड लॉ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लॉग जब अंदर जाएगा तो 1 और 10 के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन मौजूद है, तो डेफिनेटली फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ लॉग के साथ ये A और B जो हैं इन दोनों के दरमियान आपको कोई साइन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मल्टीप्लाई का साइन मौजूद है। यही मल्टीप्लाई का साइन यहाँ भी मौजूद है, लॉग भी लगा हुआ है बाहर। लॉग को अंदर लेके जाएंगे ऑटोमेटिकली ये लग जाएगा, बिल्कुल इससे मैच कर जाएगा ये log AB। और log AB किसके बराबर है? log A प्लस log B। यहाँ पर जो A है वो 1 है और B जो है वो 10 है। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि माइनस बाहर रह गया, ये हो जाएगा log 1 प्लस log 10⁻³ अब अगर आप कैलकुलेटर उठाएं और log 1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो 0 निकलेगी, ठीक है। log 10 की वैल्यू निकालेंगे तो वो 1 निकलेगी, लेकिन वेट करें क्योंकि 10 के ऊपर -3 की पावर लगी हुई है, तो यहाँ पर थर्ड लॉ पावर वाला हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये वाला देख लीजिए। log A उसके ऊपर B की पावर है, जब ये log इसके साथ लग गया 10⁻³ के साथ, तो इसकी पावर जैसे B जो है वो छोटा सा यहाँ होके बड़ा बराबर में आ गया, बिल्कुल इसी तरह है -3 की पावर log के साथ आ जाएगी, बस ये थर्ड लॉ है। लेकिन ये करने के लिए आपको ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ेगी। एक छोटा ब्रैकेट हम ले लेते हैं प्लस, और ये हो जाएगा -3
और ये log और ये 1 ब्रैकेट क्लोज और ये बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया मैंने। तरीके से चलेंगे ना स्टेप बाय स्टेप, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद आगे चलते हैं। -3 log 1 के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में। मैं बार बार बताता हूँ, कोई साइन अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो समझ जाइए मल्टीप्लाई का साइन है। ज़ीरो को तो यहाँ से गायब कर दीजिए, उसका तो काम ही ख़त्म हो गया, क्योंकि ज़ीरो जो है मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो रहा किसी से, बल्कि प्लस हो रहा है। प्लस माइनस ज़ीरो किसी से होता ही नहीं है, इसलिए ज़ीरो को आप नेगलेक्ट कर दीजिए, माइनस इसी तरह रखें। और उसके बाद ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय log 1 की वैल्यू, log 10 की वैल्यू क्या है हमारे पास, log 10 की वैल्यू 1 है। कैलकुलेटर पे चेक कर लें तो यहाँ 1 आ जाएगा। pH इज इक्वल टू माइनस, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करें, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 जवाब आ जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस नहीं है, असल में ये -1 है। ये भी बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में सारी तफसीलात बताई हैं। तो ये माइनस जो है इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि -1 जो है वो -3 से मल्टीप्लाई होगा। रफ वर्क कर देता हूँ। तो माइनस जब भी माइनस से मल्टीप्लाई होता है ये प्लस हो जाता है, 1 3 ज़ा 3 हो जाएगा। तो ये pH की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आएगी, 3 आएगी। ठीक हो गया भाई, ये हो गया आपके पास सल्यूशन। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास नोट्स में टीचर्स जैसे करा रहे हैं, एकेडमीज़ में, ट्यूशन्स में, घरों पे, स्कूल में, आप वैसे ही करें, लेकिन आप समझें तो सही यहाँ पर कि असल में वहाँ हो क्या रहा है, क्यों रट्टे लगा रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। वहाँ पर भी वैसे ही हो रहा होगा। ठीक है भाई, आगे चलें। और कौन सी प्रॉब्लम है देखें, और क्वेश्चन इसके अंदर। उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको एक्सप्लेन करना है पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का। इसमें इसकी स्टेटमेंट दें, यानी कि लॉ क्या है, लॉ दीजिए, उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दीजिए, फार्मूला लगा दीजिए W = ZAT। तो आपका 1.5 पेज लगभग ये बनी जाएगा, बस बहुत है इतना, इससे ज़्यादा नहीं। आपके लिए टाइम सबसे मेन चीज़ है इसके अंदर। उसके बाद वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, कैलकुलेट द फार्मूला मास। फार्मूला मास कैलकुलेट कीजिए। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये फार्मूला मास ये बोला उसने, कैलकुलेट कीजिए। अब फार्मूला मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, मोलर मास क्या है, इसको भी ज़रा समझ लीजिए। मॉलिक्यूलर मास जो है मॉलिक्यूल का मास है, फार्मूला मास जो है वो फार्मूला यूनिट का मास है। अब आप बोलेंगे सर फार्मूला यूनिट और मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क है? भाई फार्मूला यूनिट ये रहा NaCl, सर ये तो हम मॉलिक्यूल है। भाई मॉलिक्यूल नहीं है, फार्मूला यूनिट है। और मॉलिक्यूलर मास में आपको मॉलिक्यूल की नीड है, जैसे कि H2O, ये मॉलिक्यूल है। सर ये मॉलिक्यूल क्यों है, ये फार्मूला यूनिट क्यों है? अभी ये तफसीलात तो अभी नहीं बता सकता, बहुत ये टेक्निकल चीज़ें हैं। ठीक है, कभी तफसीलन वीडियो इसके ऊपर बना के ये भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अभी तो फ़िलहाल याद करें आप, ये फार्मूला यूनिट है और ये मॉलिक्यूल है। जब इसका बोला जाए तो इसको मॉलिक्यूलर मास बोल दें, जब इसका बोला जाए तो इसको फार्मूला मास बोल दें, दैट्स इट। क्योंकि ये फार्मूला यूनिट है, जिसको आप मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल बोलते रहते हैं या मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया वो बोलते रहते हैं। चलें ठीक है, ये सब इंटरचेंजेबल है। तीसरी चीज़ एक और भी है, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 हमारे पास आ जाता है मोलर मास। इसके साथ यूनिट जो आएगा और इसके साथ यूनिट जो आएगा, जब आप फार्मूला मास निकालेंगे या मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो आगे यूनिट भी तो देंगे ना आखिर में। ये तो थोड़ी ना होगा कि सिर्फ आप H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 निकाल के उसको छोड़ दें, नहीं, गलत हो जाएगा। A.M.U ये आपको देना पड़ेगा, AMU, ये इसका यूनिट है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। जिस तरह मास का किलोग्राम है, इसी तरह फार्मूला मास का यूनिट ये है, मॉलिक्यूलर मास का भी यूनिट ये है। लेकिन जब मोलर मास पूछा जाए आपसे वाटर का, तो आप वाटर का मोलर मास जो है वो 18 तो लिखेंगे, लेकिन उसके साथ ग्राम लिखेंगे, क्योंकि उसने बोला है मोलर मास, ना कि फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास। अब ये क्या है,
तो ये मोलर मास का ताल्लुक मोल से है भाई, और मोल को समझाने के लिए, सिर्फ जितनी प्रॉब्लम्स है उनको समझाने के लिए, उनको सॉल्व कराने के लिए मैंने 12 वीडियोस बनाई हैं। पूरी प्लेलिस्ट अलग पड़ी हुई है जिसमें सारी प्रॉब्लम्स, मोल की, कन्वर्जन, ये और वो सब कुछ करवा दिया, सारे कॉन्सेप्ट दे दिए। बहुत डिटेल्ड वीडियोस, 12 वीडियोस कम नहीं होती। सिर्फ इस 4 लेटर के 1 इंच के वर्ड के पीछे मैंने 12 वीडियोस बनाई हैं। तो सोचे ज़रा आपके कितना उसमें कुछ होगा। ठीक है, तो बहरहाल हमारा यहाँ काम है। अभी उसने बोला फार्मूला मास बताइए, फार्मूला मास बता देते हैं। केमिस्ट्री बहुत अच्छा मज़ेदार सब्जेक्ट है, लेकिन हम केमिस्ट्री को उर्दू, सिंधी, साइंस, केमिस्ट्री को उर्दू, सिंधी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, इनकी तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं ना केमिस्ट्री, फिर हमें तंग करती है। आप केमिस्ट्री को सीखने की कोशिश करें। जब तक सीखने की कोशिश नहीं करेंगे ना, ये आपको टेंशन ही देगी। पहला क्या है, मॉलिक्यूलर मास नहीं, फार्मूला मास उसने बोला है निकालने का। फार्मूला मास पहला है हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ठीक है, कैसे निकलेगा? पोटेशियम का एटॉमिक मास क्या है 39, प्लस नाइट्रोजन का क्या है 14, ऑक्सीजन का क्या है 16, लेकिन 16 के साथ 3 भी तो लगा हुआ है। 3 ऑक्सीजन एटम के, एक का 16 है, तो दूसरे वाले का भी 16 होगा, तीसरे वाले का भी 16 होगा। कितना हो जाएगा ये 16 प्लस 16 प्लस 16, 15 15 30 45 48 इसका हो जाएगा 48। और ये कितना हो जाएगा 39 में 1 मिला दीजिए 40, 40 में 10 मिला दीजिए 50, 53 हो जाएगा। 48 और 53 कितना हो जाएगा 53 और 48, 50 और 40 90, 98 101। आगे क्या आएगा, ग्राम आएगा, AMU आएगा, AMU। ठीक है भाई, ये पार्ट 2 कर रहे हैं हम इसका, पार्ट 2। अच्छा, तो उसके बाद क्या है हमारे पास, पोटेशियम नाइट्रेट के बाद C12H22O11। ये घर में जो चीनी इस्तेमाल करते हैं ना हम, चीनी, ये उसका फार्मूला है। इसको कहते हैं शुगर का फार्मूला। ठीक है, केमिकल नेम है इसका सक्रोज। क्या नाम है इसका? सक्रोज नाम है। ठीक है, तो इसका भी जो है वो बता दीजिए ज़रा क्या मास है। तो कार्बन कितने हैं, 12 एटम है कार्बन के, एक का वज़न कितना है 12। तो यहाँ पर 12 भी हमारे पास कार्बन के एटम हैं, एक का 12 और तादाद भी 12 है। अब 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 करने से बेहतर है 12 दफ़ा आप 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस बीच में प्लस का निशान लगाइए, क्योंकि आपको फाइनली प्लस भी तो करना है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे। हाइड्रोजन के 22 हैं, एक का 1 है एटॉमिक मास, और टोटल कितने हैं 22 एटम्स हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 22। ऑक्सीजन के साथ 11 लिखा हुआ है, एक का मास 16 है, मल्टीप्लाई बाय 11। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस का साइन बरकरार रहे, गड़बड़ नहीं करनी। प्लस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 22 कितना हो गया 22। 16 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा 1 6 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, और 1 6 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, 6 7 1, 1 6 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1। ठीक है, 1 6 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, 6 7 176 यहाँ पर आ गया 176। और उसके बाद 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 4 4 1, 144 144। बस तीनों को प्लस कर दीजिए, 144 प्लस 22 और 176, 144 176 और 22, 6 और 2 8 और 4 12, 1 इधर आया, और उसके बाद 5 और 7 12 और 2 14, फिर 4 आया और 1 और 3 42, इसका जवाब आ गया। तो सक्रोज का फार्मूला मास है 342A.M.U। लेकिन इंटरेस्टिंग बात बता दूं आपको, मेरी मालूमात के मुताबिक ये इन्होंने दे तो रखा है कि फार्मूला मास फाइंड आउट कीजिए, लेकिन सक्रोज जो है वो मॉलिक्यूल है,
फार्मूला यूनिट नहीं है मेरी मालूमात के मुताबिक भाई, तो इसका मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए ना कि फार्मूला मास। बहरहाल चलते हैं आगे, और क्या है, हटा दूँ इसको। मुझे लगता है एक पार्ट और बनाना पड़ेगा इसका भाई। ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला आ गया CHCl3, इसका फार्मूला मास बताइए। कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 एटम है ना क्लोरीन के, तो ये 12 प्लस 1 कितना हो गया 13, और 35.5 को नेगलेक्ट करें, 35 को ले लीजिए, ठीक है। 35 प्लस 35 कितना हो गया, अच्छा ये मुश्किल लग रहा है तो फिर 70 हो गया यार, इतना तो मुश्किल नहीं है 70, और इसमें 35 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। बस 0.5 को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। 1.5 105 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 106.5, ठीक है। 106.5, 0.5 को नेगलेक्ट कर दीजिए, 106 को ले लीजिए। इसमें 100 में 10 प्लस करें कितना हो गया 110, 116, 119, 119.5 AMU, ठीक है भाई। अगला क्या है, फिर हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड एटॉमिक मासेस याद कीजिए, बहुत ज़रूरी हैं, बहुत जगहों पे आते हैं। 24 है मैग्नीशियम का एटॉमिक मास, क्लोरीन का 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 24 ये हो गया, 35 और 35 कितना हो गया 70, ये 71 हो गया। 71 में 24 प्लस कीजिए, ये हो जाएगा 95 A.M.U। ये आपके पास मोलर मास आ गया किसका, मैग्नीशियम क्लोराइड का। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, पार्ट 3 में मिलते हैं, ठीक है। इक्वेशंस को बैलेंस भी करेंगे, और 2 प्रॉब्लम उसमें और हैं, मोलैरिटी की है और फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।